हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कल डिस्कस किए थे लॉसेस का न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दिए थे। अब आज जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। 2 न्यूमेरिकल में हम आपको कोशिश करेंगे कि एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम आपको इन्हीं 2 के अंदर में इंसर्ट करके समझा देंगे। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं सिर्फ 2 होगा, और वो भी किसका होगा? एसबीटी के हिसाब से यूनिट नंबर 5 एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट उसका होगा। इसमें जो हम 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो हम पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरा जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है वो हम कुछ यहाँ नीचे में दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये पहला वाला न्यूमेरिकल होगा। जो मेरा नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल होगा, जो सेकेंड न्यूमेरिकल होगा, उसमें मेरा प्री स्ट्रेसिंग केबल जो होगा वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा हुआ होगा। नीचे में कुछ मान लीजिए 5 होगा और ऊपर में हम लोगों का कुछ 2 या 3 होगा। ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। इसमें सारे ही चीज़ें एनालिसिस की P/A प्लस माइनस M/Z प्लस माइनस PE/Z, ये प्लस कई बार आपको पूछ लेता है कि टेंशन या सॉफिट ऑफ द बीम में टेंशन जो है वो 0 है और आप बताइए कि बेंडिंग मोमेंट कितना है, या नहीं तो बेंडिंग मोमेंट नहीं पूछ के बोल देता है बताइए मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा, फिर लोड जैसा भी होगा, यूडीएल होगा तो WL²/8 करेंगे और पॉइंट लोड होगा तो WL/4 करेंगे। ये चीज़ करके हम लोग निकालेंगे हम लोगों का कि W कितना आ जाएगा। तो दोनों न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिए, छोटा वीडियो बनाएंगे 40 से 50 मिनट के अंदर में आपका ये दोनों न्यूमेरिकल बना करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहला वाला, ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम। एग्जाम में एसबीटी में रेक्टेंगुलर ही आएगा, इसलिए इसका चिंता छोड़ दीजिए कि आई सेक्शन या कोई भी पूछने वाला है, रेक्टेंगुलर रहेगा। अब एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम है जिसका साइज दिया है 250 mm वाइड और 600 mm डीप। तो ये हो गया आपका 250 mm। ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें बता देंगे, डाउट वाला चीज़ हम आज खत्म कर देंगे आपका सारा, ठीक है। 600 mm deep is pre-stressed by means of 4 14 mm diameter high tensile bars। इतना ही अभी पढ़िए। तो 4 आपको दे रहा है हाई टेंसाइल बार्स, कहाँ दिया हुआ है वो अभी पढ़ लीजिएगा, हम आपको नीचे ही दिया है, हम नीचे ही बना दे रहे हैं। 4 14 mm डायमीटर बार्स, सबको अंडरलाइन करते चले जाते हैं। रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम है तो रेक्टेंगुलर क्लियर हो गया, 250 mm वाइड, 600 mm डीप, प्री स्ट्रेस बाई 4 14 mm डायमीटर का, ठीक है। लोकेटेड 200 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, सॉफिट मतलब बीम का बॉटम, वहाँ से 200 mm पे लाई कर रहा है। तो ये 600 का है तो इसका हाफ कहाँ आएगा? 300 पे, ये हाफ हो गया। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? केवल 200 नीचे से इस लोकेशन पे। इसको हम लोग यहाँ पहुँचा देते हैं, ये इस जगह पे आपका लाई कर रहा है। अब ये कह रहा है सॉफिट ऑफ द बीम से 200 mm पे लाई कर रहा है, तो इसेंट्रिसिटी वाला कहानी यहीं पे समझ में आ गया कि ये जो होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होता है ध्यान से समझिए। इसेंट्रिसिटी होता है कि आपके केबल जहाँ लगे हैं उसका जो CG है, उससे आपका जो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके CG है, उससे बीच ये जो डिस्टेंस है कि कितना इसेंट्रिसिटी पे ये मौजूद है। अब यहाँ पे 4 लगा हुआ है, चारों का जो मेरा इसेंट्रिसिटी जो CG होगा वो ये रेड वाला लाइन है मेरा। अब ये आपको सेंटर से कितना नीचे दिया है वो मेरा हो गया इसेंट्रिसिटी। इस केस में ये कितना हो गया? ये टोटल 300, नीचे से दिया है 200, मतलब मेरा इसेंट्रिसिटी 100 mm हो गया। क्वेश्चन में लिख दिया है कि हाई टेंसाइल बार 200 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम पे है, इसका मतलब है कि CG से इसका जो ये डिस्टेंस है ये मेरा 100 mm है। ये आपको यहाँ पे निकल करके आ गया इस डेटा से। इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द वायर इज 700 Nm/mm², कौन सा है ये इफेक्टिव स्ट्रेस? इनिशियल स्ट्रेस, मतलब वायर में जो P लगाया फोर्स, वो P आपको अभी नहीं बताया, लेकिन कह रहा है कि इस P लगाने के वजह से जो मेरे वायर में इनिशियली एक टोटल फोर्स आया, टोटल स्ट्रेस आया, जिसको हम इनिशियल स्ट्रेस बोले या इफेक्टिव स्ट्रेस बोले, वो 700 Nm/mm² है, 700 Nm/mm²। और ये 700 Nm/mm² कौन दे रहा है? ये दे रहा है आपको 4 बार 14 mm का, तो 4 × π/4 × 14² कर दीजिएगा, तो ये टोटल क्या है? एरिया है mm²। मल्टीप्लाई कीजिएगा स्ट्रेस के साथ में तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? जितना मल्टीप्लाई होके आएगा वो न्यूटन में आएगा आपका P फोर्स।
डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर वायर में है इनिशियल, इसका मतलब क्या है कि कोई ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें एक तार है, इस तार को आप पकड़ के खींचना शुरू किए, आप फोर्स लगाए 500 किलो न्यूटन का, तो ये क्या हुआ, फोर्स हुआ। अब आप खींचे किसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये सर्कुलर इस तरह का केबल है, आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं। अब क्वेश्चन में घुमा के क्या दे रहा है कि इस वाले वायर में, इस वाले केबल में स्ट्रेस आ रहा है 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, इसी के खींचने की वजह से आ रहा है ना। तो ये डिवाइडेड बाई जो इसका एरिया है वही तो आपका स्ट्रेस होगा ना, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इस वाले को खींच रहे हैं तो इस वाले का ये स्ट्रेस है 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको आंसर में पी का ज़रूरत पड़ने वाला है तो ढूंढिए कि ये 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है ये किस में हम लोगों का आ रहा है, तो केबल में आ रहा है। केबल कितने हैं, तो 4 है 14 mm डायमीटर के, तो केबल का एरिया कितना है जिस पे वो लग रहा है, तो 4 × π/4 × d स्क्वायर जो करते हैं सर्कल का, वो हम लोगों का एरिया हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ तक का चीज़। What is the maximum bending moment that can be applied to the section without causing tension at the soffit of the beam? इस soffit में बॉटम पे वो कह रहा है कि ऐसा हम क्या इस बीम में बेंडिंग मोमेंट लगाएं जो इस जगह पे टेंशन मेरा 0 हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब आपका सबसे पहला चीज़, आप बेसिक से हमेशा चलिए, क्या पूछ रहा है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके इसमें आ रहा है लोड के वजह, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस P/A। अब इसमें आपका कोई लोडिंग वगैरह नहीं दिया है तो बेंडिंग मोमेंट वो m/z वाला कहानी खत्म हो गया। दूसरा आपको इसेंट्रिसिटी है, इसके वजह से P × E × y/I, ये एक हम लोगों का स्ट्रेस आएगा P/z, m/z जो इसके वजह से होगा। ये 2 तरीके का आपका स्ट्रेस आने वाला है। अब वो कह रहा है कि क्या बेंडिंग मोमेंट दें जिससे मेरा टेंशन जो है वो 0 हो जाए। इसका मतलब है कि वो लोड आपको बताया नहीं है, वो जानना चाह रहा है कि अगर हम लोड देते उसकी वजह से कोई बेंडिंग मोमेंट आता, और वो ये लाना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसका मतलब है कि ये m/z भी, my/I भी आपका आने वाला है। ये m का कोई आंसर तो निकलेगा ना, अभी आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कोई तो वैल्यू आएगा ना। इसका मतलब है आपके बीम में अब ये तीनों चीज़ लगने वाला है। ये 2 का डेटा दिया हुआ है, तीसरे में ये I/Y तो चलो गिवन है आपको, m का डेटा नहीं दिया है, यही ये पूछना चाह रहा है। और कह रहा है कि ऐसा बेंडिंग मोमेंट हो जिसके वजह से टेंशन जो है बॉटम में वो 0 हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस एट बॉटम निकालिएगा, अगर हम इसका हेडिंग दे दें कि स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ बीम, जो हम आपको मैराथन में लास्ट में फॉर्मूला समझाए थे इसेंट्रिक केबल के लिए कि टेंसाइल स्ट्रेस एज बॉटम ऑफ बीम जो होगा वो क्या होगा, जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं सबका साइन आपस में लगा दीजिए। अब मान लीजिए आपका P/A पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा बॉटम में वो पॉजिटिव ही आएगा। आप अभी बॉटम निकालने वाले हैं ना, तो बॉटम में इफेक्ट इसका पॉजिटिव आएगा। बेंडिंग मोमेंट ऊपर से जो आएगा वो नीचे में टेंशन ही देगा, मतलब इसका इफेक्ट नेगेटिव आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर हमको टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ बीम पता ही नहीं है, तो हम यहाँ भी एक ये अननोन है, तो 2 अननोन कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो क्या किया, टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ द बीम का आपको हिंट दे दिया, विदाउट कॉजिंग टेंशन एट द सॉफिट ऑफ द बीम। इसका मतलब है टेंशन आना ही नहीं चाहिए। तो 0 = P/A + PEY/I - my/I, ये आपको दे दिया। अब एक अननोन आपको 0 कर दिया, बच गया आपको सिर्फ ये m अननोन। सबको वैल्यू पुट कीजिए, सबको सॉल्व कीजिए, इधर उधर कीजिएगा, m का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। बस वही है बेंडिंग मोमेंट। अब क्वेश्चन में ये हो सकता है ये नहीं पूछता, अभी तो चलो पूछ लिया है बेंडिंग मोमेंट, हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ द बीम कितना है, और क्वेश्चन में क्या करता कि आपको लोडिंग सिचुएशन समझा देता। लोडिंग बोल देता UDL है ऑफ 14 किलो न्यूटन पर मीटर, ये बता देता, और स्पैन बता देता कि स्पैन जो है वो 4 मीटर है या 20 मीटर है मान लीजिए। अब प्री स्ट्रेस है तो छोटा स्पैन नहीं होगा, 20 मीटर का आपको स्पैन दे दिया। आप क्या करते हैं, UDL बोला है, स्पैन दे दिया है, बेंडिंग मोमेंट कितना आता है WL²/8, ये बेसिक चीज़ें याद रहेगा। W यहाँ रखे, L यहाँ रखे, ²/8 की बेंडिंग मोमेंट आ गया। फिर बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पुट करते, ये पूरा इक्वेशन बनाते, प्लस माइनस अपने हिसाब से लगाते, और इक्वल टू जो आंसर आता वही आपका स्ट्रेस आ जाता।
तो चीज़ों को समझना पड़ेगा बेसिक्स में कि पूछ क्या रहा है, और कुछ भी पूछेगा तो फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है वो यही वाला है, P/A+। अब लगाना क्या है और क्या अननोन है वो क्वेश्चन पे वेरी करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो स्ट्रेस पूछेगा डायरेक्टली, टॉप एंड बॉटम दोनों पे पूछ सकता है, तो साइन खाली चेंज हो जाएगा टॉप एंड बॉटम के लिए। इस बार क्या किया, बॉटम में बता दिया कि स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, तो इक्वल टू वाला जो ये वाला चीज़ था ये जो 0 बोल दिया, इसका मतलब है इसमें से कहीं कोई अननोन छोड़ा। तो क्या अननोन छोड़ा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, एम का वैल्यू निकाल लेंगे। इस वाले न्यूमेरिकल में हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें क्या करना चाहिए। हम लोगों को अब इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के वैल्यू पुट कर देना है। ये करने के लिए हम लोगों का सबसे पहला जो तरीका था, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में मेरा B 250 mm, कैपिटल D 600 mm, एरिया जो स्मॉल a था वो कितना हो जाएगा 4 × π/4 × 14 स्क्वायर। अब देखिए इसमें प्री टेंशन पोस्ट टेंशन कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो सिर्फ एनालिसिस करने दे रहा है। पोस्ट टेंशन में हम आपको कल वाले न्यूमेरिकल में बताए थे लॉसेस में कि a कभी एक साथ सबका नहीं निकालना है, लेकिन प्री टेंशन में क्या होगा कि सारे केबल्स तो पहले ही खींच के रखे होंगे, तो वहाँ हम लोग ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एनालिसिस वाले क्वेश्चन में कुछ इसका टेंशन नहीं लेना है, जितना बार दिया है डायमीटर उसका एरिया निकालिए, इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये टोटल आपका एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वायर आ जाएगा। तो इनिशियल स्ट्रेस आपको गिवन है, इनिशियल स्ट्रेस ये कितना है 700 न्यूटन पर mm², मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया कर दीजिएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। P = इनिशियल स्ट्रेस, लिखना है तो लिख देते हैं जल्दी जल्दी, इनिशियल स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ केबल्स। केबल्स लिखे हैं इसका मतलब है मल्टीपल केबल्स, एक ही का एरिया नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 700 इंटू ये जो A का वैल्यू आएगा, जब तक आप लोग कैलकुलेट कीजिए यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद जो आपका P का आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। व्हाट इज अच्छा ये हो गया। इसेंट्रिसिटी क्या क्या बताए थे कि नीचे से 200 का ये दिया है, डायग्राम में ये दिखाइएगा क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। तो नीचे से 200 और टोटल यहाँ दिखा दीजिए 300, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये इसेंट्रिसिटी है आपका 100 mm का। यहाँ से एक डेटा ढूंढ करके निकालिए 100 mm, चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए 300 - 200 = 100 mm, जो भी आपका टाइम जितना आपके पास बचा हुआ हो। अब कंडीशन क्या कह रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए जिससे टेंशन जो है 0 हो जाए। तो सिंस वी नो मैक्सिमम स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ बीम = अब बॉटम ऑफ बीम का मैक्सिमम स्ट्रेस है तो एग्जैक्टली उसका जनरल इक्वेशन मत लिखिए, अब एग्जैक्टली लिखिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा। तो अब क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग का फोर्स आप लगाए, इसका सेक्शन भी बना लीजिए ऐसे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाला कहानी है आपके साथ। यहाँ से आपका ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से इसका एक वायर लगा दिया है इस तरीके से, इस वायर का नीचे से ये डिस्टेंस दे दिया है 200, तो ऊपर से ये इसेंट्रिसिटी कितना आ गया 100। अब इससे क्लियर हो जाता है, यहाँ पे आपको ये आप P लगा रहे थे इस तरह तरीके से, जो अभी आपको पता नहीं था, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिए कि कितना P आ रहा है। ये P क्या कर रहा है, इस पूरे में एक कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि नीचे टेंसाइल था RCC में, उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक केबल लगाए और नीचे में लगा करके उसको अंदर की तरफ पुश किए ताकि ये सेक्शन कुछ ऐसा बेंड हो जाए। तो एक तो इस लोड के वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, और इसी लोड के इस इसेंट्रिसिटी के वजह से एक ऐसा वाला एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, एक आएगा जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा पूरे में। ठीक है, कंप्रेशन को जैसे भी दिखाना है, अभी मान लीजिए अभी लेफ्ट दिखा दे रहे हैं, राइट दिखाई, जनरली हम लोग राइट दिखाते हैं। एक तो इसके वजह से एक डायरेक्ट पूरे सेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस आएगा जिसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, और इसी केबल के इसेंट्रिक होने की वजह से इसमें एक आपका इस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ये इस पूरे बीम को ऐसा बेंड करेगा, जब ऐसा बेंड करेगा तो ये कंप्रेशन, ये टेंशन है, देख के समझ में आ रहा है।
जब नीचे कॉम्प्रेशन है, इसको इधर दिखाया है तो इसको भी इधर दिखा दीजिए, ये भी कॉम्प्रेशन दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि P/A ये कॉम्प्रेशन पॉजिटिव है, तो साथ में इसके वजह से जो इसेंट्रिसिटी आ रहा है वो भी हम लोगों का पॉजिटिव है, और ऊपर से एक यूडीएल है जो उसका वैल्यू अभी वो नहीं दिया है, और इस यूडीएल के वजह से क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, WL/8 आए चाहे पॉइंट लोड आए, आपको ये नहीं बता रहा है कि यूडीएल है कि पॉइंट लोड है, वो इतना बोल रहा है बस कि कोई ना कोई लोड है जिसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो हम अभी इमेजिनेशन के लिए यूडीएल बनाए हैं, आप यूडीएल नहीं बना के आप पॉइंट लोड भी सोच सकते हैं, उसकी वजह से भी तो बेंडिंग मोमेंट ही आएगा। तो ठीक है, तो आपको वो बोलना चाह रहा है कि वो मोमेंट कितना है, तो इसका मतलब है कुछ मोमेंट है, जो भी मोमेंट है वो इस बीम को नीचे में क्या करेगा, टेंशन देगा, वो बीम को ऐसा घुमाएगा, जो लोड होगा वो बीम को ऐसे घुमाएगा, जो आरसीसी में जैसे घुमाता था, और जो ये प्री स्ट्रेसिंग केबल था वो क्या किया था, वो ऐसा घुमाया था। तो प्री स्ट्रेसिंग का जो साइड था बॉटम वाला वो कंप्रेशन में था, लोडिंग की वजह से जो साइड है वो टेंशन में है, तो -M Y/I ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ द बीम जो है वो कह रहा है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू उतना रखिए जिसमें ये विदाउट कॉजिंग टेंशन हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए। इसका मतलब है कि 0 इज इक्वल टू P/A प्लस P इंटू E इंटू Y/I माइनस MY/I। अब आप इसको चाहे तो जैसे सॉल्व कर लीजिए। अब आपको इस वाले इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं, ये आपका इक्वेशन है। अब आप चाहें तो आप इस m को इधर ले आना चाहते हैं तो MY/I ये माइनस में था, इधर आ गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू P/A प्लस PEY/I। बुक्स में जनरली ऐसे लिखा रहता है, इससे हो जाता है कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को कि ये कहाँ से ले आए, क्यों इक्वेट किए, वो वजह बता दी हम आपको कि क्यों इक्वेट किए। अब आप क्या कीजिए, सब में वैल्यूज पुट कीजिए, बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। तो वैल्यूज हम लोगों का क्या क्या है, m इंटू m नहीं पता है y। अब y क्या है, y है कि केबल जो है वो CG से कितने दूरी पे है, तो इसेंट्रिसिटी भी वही है अभी फ़िलहाल। तो अब ये बदल जाएगा अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका आएगा, वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपका केबल, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, अभी वो फिलहाल क्या कर रहा है, हम लॉस वाले उसमें चले गए थे न्यूमेरिकल में। अभी वो क्या कर रहा है, हम लोग यूनिट 5 कर रहे हैं, मतलब टॉप और बॉटम पे स्ट्रेस निकालना मेन कंसर्न है। अभी आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ ये निकाल रहे हैं, बॉटम ऑफ द बीम निकाल रहे हैं। तो आपका बॉटम ऑफ द बीम का न्यूट्रल एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, अभी उसकी बात चल रही है, ये हो जाएगा आपका y, और इसेंट्रिसिटी आपका ये वाला है। कल जो हम लोग लॉसेस में जब निकाल रहे थे तो लॉसेस में हम लोग बात करते हैं यहाँ वाले स्ट्रेस की, तो यहाँ वाले स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस CG से कितना होगा y। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो इसका डिस्टेंस CG से कितना होगा y। अब आज हम लोगों का y E के बराबर नहीं आएगा, लॉसेस वाले में y याद रखिए E के बराबर आएगा, और इसमें नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ पूछा है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि स्टील का वायर जहाँ लगाए हैं वहाँ पे बताइए कितना है, तो फिर से y E के बराबर आता, क्योंकि दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे y कितना हो गया हम लोगों का 150, क्योंकि टोटल सेंटर से 300 डिस्टेंस था, सॉरी ये 600 का बीम है, ये टोटल 300 हो गया, तो y हो गया हम लोगों का 300। जल्दी जल्दी में ना यही एक थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, अब टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी ही बनाना पड़ेगा। y का वैल्यू 300 आ गया, i का वैल्यू BD3/12 करना है, तो B 250 D 600, तो 250 इंटू 600 क्यूब इंटू 12 यहीं कर देते हैं, इज इक्वल टू P/A। अब P कितना है, पहले एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना आया था 616 mm², इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 616 mm² से, तो ये कितना आ जाएगा 431.2 किलो न्यूटन, न्यूटन में आएगा, हम न्यूटन में उसको डिवाइड बाई 1000 पहले ही कर दिए, 431.2 किलो न्यूटन। अब यहाँ आके इसको वैल्यू रख देते हैं, 431.2 इंटू 1000 कर देते हैं न्यूटन के लिए, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया होगा आपको 250 बाई 600 रेक्टेंगुलर है, प्लस फिर से 431.2 इंटू
1000 इंटू ई कितना है 50 या 100, 200 है, ये 300 है, तो 100 निकला था हम लोगों का। तो ई हो गया हम लोगों का 100 इंटू वाई क्या हो गया हम लोगों का टोटल, वो सी जी से डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाई आई कितना हो गया फिर से भाई 250 इंटू 600 क्यूब इंटू 12 कर दीजिए। अब इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, आपको m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा 86.1 इंटू 10⁻⁶। और यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि सब न्यूटन और mm में लिए थे। अब इसको आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 86.1 किलो न्यूटन मीटर। आपका मीटर में जो आप इसको चेंज किए तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दिए, और किलो न्यूटन में चेंज किए फिर से 1000 से डिवाइड कर दिए, तो टोटल 86.1 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये वो आंसर है बेंडिंग मोमेंट जो वो जानना चाह रहा था। अब इसको घुमा करके आप क्या कीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आपको। अब m का वैल्यू बता दिया हम यहाँ, इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, सबको यहाँ पे पुट कीजिए। इस टोटल को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि वहीं से तो सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाले ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वो बेंडिंग मोमेंट बताइए जिसको हम यहाँ रख करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे बॉटम ऑफ द बीम पे 0 आता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है 2-3, वो ये याद रखना है। पहला, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कहाँ है वो ढूंढिए। इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में डायग्राम में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। दूसरा कि स्ट्रेस एट विच लेवल, किस जगह पे स्ट्रेस निकालने बोल रहा है। जिस जगह पे स्ट्रेस निकालने बोल रहा है y उसी के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। अगर आपको y बोलता है, जैसे लॉस वाले में हम लोग लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो उसमें बोल रहा था कि y जो है वो मतलब स्ट्रेस जो है वो लेवल ऑफ स्टील पे निकालिए, क्योंकि लॉसेस में सारा डिस्कशन कहाँ होता था, लेवल ऑफ स्टील पे। अब मान लीजिए लेवल ऑफ स्टील यहाँ है, तो y आपका क्या हो जा रहा था, बार बार हम लोग निकाल रहे थे इस सेंटर के, ये जो CG है इस रेक्टेंगुलर का जो सेंटर, उससे ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे थे जो इसेंट्रिसिटी के बराबर हो जा रहा था। तो क्योंकि हम लोगों को इस ग्रीन लाइन पे ही पूछ रहा था कि आप बताइए कि कितना स्ट्रेस है। अब जो आप एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ज़्यादातर जो आपको पूछेगा वो आपको बोलेगा या तो इस वाइट वाले बॉटम पे बताइए या इस वाइट वाले टॉप पे बताइए। अब जहाँ पे भी पूछे स्ट्रेस, वहाँ से इस रेक्टेंगुलर के सेंटर तक का डिस्टेंस y कहलाएगा। बस ये चीज़ लिख लीजिए। तो अगर आपको पूछता है कि स्ट्रेस एट लेवल ऑफ स्टील, लेवल ऑफ स्टील का मतलब है कि फिर वहाँ से आपका ये जो CG है इसको हम अब यहाँ पे हम लिख के ये बना दे रहे हैं, येलो लाइन से लेके आपको ग्रीन लाइन तक का डिस्टेंस बोल रहा है, इसको हम बोले y1। तो यहाँ पे आ जाएगा y1 वाला वैल्यू, जो भी ये डिस्टेंस निकलेगा आप कैलकुलेट कीजिएगा न्यूमेरिकल में। सेकंड, अगर बोलता है स्ट्रेस एट टॉप ऑफ बीम, बीम के टॉप में पूछता है, तो इस वाइट लाइन से इस येलो लाइन तक का जो डिफरेंस निकलेगा इसको हम बोल देते हैं y2। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको बोलता है कि स्ट्रेस एट बॉटम, यही 3 चीज़ ही तो पूछ सकता है ना, स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ बीम, ये अगर पूछता है तो इसका मतलब है कि यहाँ इस वाले बॉटम से लेके या वाइट येलो वाले तक का डिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं y3। तो इसका मतलब है कि आपको ये y3 लगाना है। क्या y का वैल्यू यूज़ होगा वो यहाँ हम तीनों बना दिए। जब देंगे PDF तो थोड़ा और फेयर कर देंगे, इसको बड़ा बना देंगे ताकि क्लियर हो जाए, लिख देंगे जितना पॉसिबल हो। अभी रिकॉर्डिंग करते समय लिखेंगे लेंदी हो जाएगा। ये चीज़ बस याद रखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को y में हो रहा है कि y जो है वो क्या पुट करेंगे। इसेंट्रिसिटी का आप दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए। इसेंट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि आपका ये जो रेक्टेंगुलर आपका इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। अब क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि आपका जो स्टील है वो यहाँ पे आपका प्रोवाइडेड है, मान लीजिए 4 दे दिया है। अब बोल रहा है कि उसका इसेंट्रिसिटी जो है वो 50 mm है, तो यही इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होगा कि केबल कहाँ लोकेटेड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस, कहाँ स्ट्रेस पूछ रहा है उसको मतलब y से है,
वो y का वैल्यू है। यहाँ पूछ रहा है अगर यही केस दिया, यही क्वेश्चन दिया और वो यहाँ पे आपको स्ट्रेस पूछा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पूछा वहाँ से लेकर के रेक्टेंगल के सेंटर तक का डिस्टेंस। याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए इस चीज़ को। y मतलब जहाँ पे स्ट्रेस पूछा वहाँ से जाके सेंटर तक पहुँचिए। अब ऊपर से पूछा है तो ऊपर से आएंगे, नीचे से पूछा है तो नीचे से आएंगे। इसको केवल से कोई मतलब नहीं है y को। y डज नॉट वेरी, या वेरी नहीं, डिपेंड, y डज नॉट डिपेंड्स ऑन केबल लोकेशन। हम इसको भी नोट्स में लिख देंगे। अब आपके पास कितना टाइम बचता है इसको देख के समझने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि थोड़ा लेट हो ही गया है तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी आप सारा पढ़ चुके हों और आप सारा टाइम न्यूमेरिकल पे लगा दीजिए, मेरे वीडियोस देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। जो डाउट होता है रात के 10 बजे तक आप पूछ सकते हैं, सुबह 8 बजे के बाद से पूछ सकते हैं, ठीक है। वाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन केबल लोकेशन, याद रख लीजिए, इसेंट्रिसिटी डिपेंड करता है, केबल कहाँ है उस पर इसेंट्रिसिटी डिपेंड करेगा। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। अब जब कॉन्सेप्ट बता ही रहे हैं तो सब बता देते हैं, क्या पता आपको कौन सा वाला पॉइंट कहाँ पे आपको एडजस्ट हो जाए आपके ब्रेन में। मान लीजिए अब क्वेश्चन में दे दिया कि केबल जो है वो नीचे में इस तरह से 5 है, 6 है, कुछ भी दे दिया, ऊपर में 2 दे दिया। फिर से बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अब उसमें आप सॉल्व करके कहीं पे y निकाल रहे हैं, y को केबल से कोई मतलब ही नहीं है ऊपर है कि नीचे है। आपको देखना है इस रेक्टेंगल का सेंटर, आपको देखना है स्ट्रेस कहाँ पे पूछ रहा है। अगर स्ट्रेस पूछा यहाँ पे तो y का डिस्टेंस ये है। हमको कोई मतलब नहीं है कि हमको क्या कहाँ पे मेरा कितना केबल है। अब केबल से मतलब हमको इसेंट्रिसिटी का पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जो हम ये जो इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसा बनाते हैं, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो हम ये P फोर्स लगाते हैं, ये P फोर्स मेरा कंसेंट्रिक है कि इसेंट्रिक है, यही चीज़ तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, कि अगर मेरा यहाँ लगेगा या फिर मेरा कहीं और लगेगा। मान लीजिए यहाँ लगेगा तो यहाँ लगेगा तो इधर भी यहाँ लगना पड़ेगा, अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ लगेगा, उसी हिसाब से मेरा सेंटर से वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मिलेगा। तो ये जो उल्टा फुल्टा करके जो केबल बना देता है ना, उससे क्या होता है कि आपका इसेंट्रिसिटी गड़बड़ा जाता है। अब इसेंट्रिसिटी आरसीसी वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए ना, कि इसका सीजी डिसबैलेंस हो गया। अब आपको अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो इन सारे का, अब पी फोर्स देखिए, एक पी फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, 15 केबल हो, 10 केबल हो, जितना भी हो, एक पी फोर्स यहाँ लग रहा है, इसको P1 कह लीजिए, इसको P2 कह लीजिए। आपके पास तो दो पी हो गया ना, एक पी तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है आपसे, तो आपको एक इक्विवेलेंट पी निकालना है। अब ये इक्विवेलेंट पी कहाँ आएगा, आपको इसका लोकेशन नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब है इसेंट्रिसिटी आपको अब फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका याद रख लीजिए, ऊपर भी केबल है, नीचे भी केबल है, किसी भी एक पॉइंट को या तो यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी डिस्टेंस ले लीजिए। ये कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको बोल दीजिए आप y1। इसका टॉप से इस वाले केबल का भी डिस्टेंस ले लीजिए, इसको बोल दीजिए y2। इसका एरिया आपको पता है कि कितना दिया है, 15 बार है, कितने mm का, उसका एरिया निकाल लीजिए। यहाँ 2-3 बार है, उसका एरिया निकाल लीजिए a2, इसको a1। अब आप क्या कीजिए, वेटेड एवरेज y बार निकाल लीजिए, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। इससे क्या निकल करके आ जाएगा, y बार। अब y बार को हम वाइट से यहाँ दिखा रहे हैं, ये आपका नीचे 10-15 बार, ऊपर 2-4 बार, इन सब का मिला के इस सेक्शन को इफेक्ट पड़ेगा कुछ ऐसा। मान लीजिए इसका यहाँ निकला बॉटम से ही, अगर आप ले रहे थे तो बॉटम से ये है 65 पे, ये है मान लीजिए 200 पे, आपका निकला बॉटम से 100 पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका सारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 15 और 5 20 जितना भी वायर दिया था वो अपना सारा इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है, और ये वैल्यू है आपका P। अब आपका ये सेंटर है। अब इस सेक्शन को आप सॉल्व कर लिए इस वाले सेक्शन में। अब ये सेक्शन में ये टोटल आपका इफेक्ट आ गया, टोटल। अब आप भूल जाइए ऊपर बार था कि नीचे बार था, वो सारा बात अब खत्म हो गया। जैसे ही आप y1 y2 को कॉमन करके y बार निकाल लिए, अब सिर्फ बात होगा इस डिस्टेंस का। अब ये जब आपका बॉटम से जितना निकला है, बॉटम से सेंटर तक का जितना डिस्टेंस है, उससे ये माइनस कर दीजिए, ये सेंट्रिसिटी मिल जाएगा। और इसको उठा करके जाके फिर न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। ये है वो कॉन्सेप्ट जो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 15 ऊपर नीचे बार दे दिया है, तो ऊपर नीचे बार के लोकेशन से फ़र्क इसेंट्रिसिटी को पड़ता है, वाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाई को फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि स्ट्रेस कहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है या यहाँ पूछ रहा है, उस चीज़ को ध्यान देना है।
उम्मीद करते हैं कि ये 5 मिनट का जो चीज़ है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, दोबारा हम बोलेंगे कि वापस से 5 मिनट पीछे जाइए, फिर जहाँ से हम आपको ये बताना शुरू किए थे, ये एसेंट्रिसिटी वाला पार्ट जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड हो चुका है। यहाँ से जो हम बताए हैं और अभी तक जो बताए हैं, इसको आप दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, अगर आपको ई और वाई में कन्फ्यूज़न होता है तो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, अब और कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब जो चीज़ हम समझाए हैं एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ लागू होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप हमसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा और सही कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका PYQ है जो लास्ट ईयर आया है। PYQ वगैरह कुछ नहीं होता है, ये आपको एन कृष्णा राजू जो बुक है उसका आपको सॉल्व न्यूमेरिकल है। ये टाटा मैग्रो हिल पब्लिशिंग का आपके राइटर है एन कृष्णा राजू, प्रीस्टस कॉन्क्रीट में इनको गॉड बोला जाता है। इनके बुक का ये सॉल्व न्यूमेरिकल है जिसको आप PYQ बोलते हैं। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, बनाते चलिए साथ साथ। ये 30 सेंटीमीटर डीप है और 20 सेंटीमीटर वाइड है। सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा कि इस बार क्या किया, डेप्थ को पहले लिख दिया है और विड्थ को बाद में लिखा है, तो ये सब गलती करवाने का ये सब कोशिश होता है। ये है आपका 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm। हमको तो यूनिट चेंज करना होगा क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड जो है जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उसी यूनिट में काम करेंगे। ये है 300 mm। ठीक है, is pre-stressed by means of 15 wires of 5 mm diameter located 6.5 cm from the bottom of the beam and 3 wires और diameter 5 mm located 2.5 cm from top। अब इसको बनाइए, ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से 25 mm इसके दूरी पे कितना बार दे रहा है, 3 बार दे रहा है 5 mm का, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, नीचे से 65 mm की दूरी पे 15 बार दे रहा है 5 mm का, तो यहाँ से 65 बना देते हैं। डायग्राम बनाइए, आधा काम क्लियर होगा। अब यहाँ पे 15 बार दिखा दीजिए, जितना भी हम दिखा दे रहे हैं मान के चलिए 15 है ये। ठीक है, ये हो गया मेरा गिवन कंडीशन, यहाँ तक अभी कुछ पूछा नहीं है। एज्यूमिंग द प्री स्ट्रेस इन द स्टील एज 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो स्टील लगाए हैं इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, ये टोटल में 15 और 3 18 बार का मिला करके जो उनका स्ट्रेस आ रहा है वो 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। P कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, क्योंकि अभी बात रेक्टेंगुलर सेक्शन का नहीं हो रहा है, अभी बात हो रहा है कि आपके वायर्स में स्ट्रेस आया है। तो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल, जब हम लोग सोम पढ़ते हैं तो इस तरह का हम लोग सेक्शन बना करके बाहर में ऐसे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। अब बोलते हैं कि स्ट्रेस बताइए, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A हम लोग ये पढ़ते हैं। तो उस समय एरिया क्या होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अभी यही चीज़ आपका केबल है, तो यहाँ पे अब केबल है तो यहाँ पे 2 एरिया है ना, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक केबल का एरिया है, इसलिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया गया है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। कितना मुश्किल चीज़ है इसको समझना कि ये स्मॉल ए स्ट्रेस आ रहा है मेरे प्री स्ट्रेसिंग केबल में, तो प्री स्ट्रेसिंग केबल में आ रहा है तो ये उसका स्ट्रेस गिवन है। आपको एरिया ढूंढ के निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल P आ जाएगा। कहाँ लगेगा कैपिटल P, इन बार्स के CG पे, यही आपको नहीं पता है। अगला स्टेप CG निकालना है, इन सारे केबल्स का एक सिंगल CG निकालिए कि मान लीजिए ये सिंगल बार होता तो कहाँ पे होता। बॉन्ड पढ़े है ना आपके, आप ऊपर नीचे इतना सारा बार देते हैं, अगर चाहते तो एक सिंगल बार से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस 18 बार को एक रिप्लेस करके एक सिंगल ग्रीन वाला ये बार बनाना है हमको, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसको हम किस जगह पे लगाएं पूरे बीम में जो मेरा टोटल 18 के इक्विवेलेंट वाला इफेक्ट दे। तो हम इसका मीन अभी वेटेड एवरेज करके वाई बार निकाल लेंगे, जहाँ से भी निकालेंगे नीचे से या ऊपर से, वो इसका लोकेशन निकल जाएगा मेरा। और इसका सेंटर तो 300 है, तो ये तो पता चल ही गया ना कि ये कितना पे है, ये आपका 150 पे है टोटल, ये आधा 150 है, ये आधा 150 है। अब अगर ये नीचे से 100 पे निकला तो इसेंट्रिसिटी 50 मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप इसेंट्रिसिटी भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ये तो हो गया गिवन कंडीशन के हिसाब से, इतना ही डेटा हम P बता दिया आपको, E बता दिया आपको। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द मिड स्पैन। अब मिड स्पैन जैसे ही बोला तो आप सेक्शन का बनाइए लॉन्गिट्यूडनल वाला प्रोफाइल। अब ये वाला प्रोफाइल बनाइए, क्योंकि अब आपको मिड स्पैन बोल रहा है ना, तो क्रॉस सेक्शन में मिड स्पैन थोड़ी पता चलेगा। ये हो गया मेरा वो बीम, इसका स्पैन दिया है 6 मीटर।
ये न्यूमेरिकल समझ गए तो एनालिसिस वाला कोई भी न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। स्पैन दिया है 6 मीटर, सपोर्टिंग इट्स ओन वेट। तो ओन वेट का मतलब क्या है कि गामा कंक्रीट का दे दिया है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको ये वाला साइज पता है, लेंथ पता है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इस पूरे बीम का टोटल वेट निकाल सकते हैं। टोटल वेट मतलब क्या, जो गामा है ये किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इसको लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर क्यूब ये भी हो जाएगा, कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, किलो न्यूटन में पूरे इस कॉन्क्रीट का वेट। अब उसको चाहे जिस भी यूनिट में लेना हो, पर मीटर में लेना हो, पर मीटर स्क्वायर में लेना हो, वो तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अभी दिखा देंगे आपको करके। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर किसको बोलते हैं, एक तो टॉप वाले को, एक तो बॉटम वाले को। वो ये नहीं बोला है कि टॉप पे निकालिए या बॉटम पे, वो बोल रहा है एक्सट्रीम फाइबर्स। अब कहाँ पे, मिड स्पैन पे, मतलब इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमको बताइए। तो ये रहा मेरा इसका न्यूट्रल एक्सिस। ढूंढ लीजिए प्री स्ट्रेसिंग केबल कहाँ पे लाई कर रहा है इसेंट्रिसिटी उसका, और उसके हिसाब से इसको समझिए एक सेक्शन, और आप यहाँ टॉप पे और बॉटम पे निकाल लीजिए। अब जब लोड लगेगा तो ये नीचे ऐसे झुकेगा, एक डायग्राम ये वाला इमेजिन रखिए। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अगर सेंटर से नीचे आया है तो इसका मतलब है कि एक इफेक्ट ये वाला भी आएगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। और एक जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा प्री स्ट्रेसिंग केबल की वजह से, वो तीन ही तो चीज़ है, P/A, M/Z और P/E/Z। यही तीन चीज़ ही तो आपको सिर्फ रहेगा, यही तीन चीज़ को याद रखना है। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा वाला हम कहाँ पे लिए। ठीक है, हाँ, कैलकुलेट द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द मिड स्पैन सेक्शन व्हेन द बीम इज सपोर्टिंग इट्स ओन वेट ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर। कह रहा है अगर 6 मीटर का स्पैन है, अपना सेल्फ वेट को लेता है, मतलब लोडिंग आपको बता दिया, डेड लोड। सेल्फ वेट क्या होता है, डेड लोड होता है। तो डेड लोड आपको कुछ बता दिया, कंडीशन कितना है ये नहीं बोला, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। इफ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड ऑफ 6 किलोन्यूटन पर मीटर इज इम्पोज्ड, इवेल्युएट द मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब वो कह रहा है कि अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड दिया हुआ है 6 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा। तो टॉप का भी निकालिए, बॉटम का भी निकालिए, आप डेड लोड और लाइव लोड दोनों को कंसिडर करके निकालिए, और उसके बाद बताइए कि दोनों का जो स्ट्रेस निकल करके फाइनल आएगा, P/A + M/Z + P/Z कीजिएगा, उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें से जाहिर सी बात है वो ऐसा रेक्टेंगल तो आएगा नहीं। हम लोग पढ़े ना मैराथन में कि वो कुछ ऐसा आएगा, बॉटम में ही कम रहेगा, टॉप में ही ज़्यादा रहेगा। हो सकता है उल्टा हो जाए विष्णु न्यूमेरिकल में, तो आपका हो सकता है ये ऐसा हो सकता है, यही तो होगा ना। तो दोनों में से जो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, जिसका जो वैल्यू आएगा वो बता दीजिएगा लास्ट लाइन में आंसर करके। ठीक है, बस हो गया, यही चीज़ करना है। मतलब अल्टीमेटली इस पूरे न्यूमेरिकल में क्या करने बोला है कि स्ट्रेस फाइंड आउट कीजिए। अब स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए इतना सारा कहानी बता दिया है, एक एक करके सारे कहानी को लिखते चलते हैं, साथ साथ सॉल्व करते रहिए। गिवन कंडीशन, अब इतने सारे गिवन कंडीशन है कि इसी में तो मेरे हिसाब से 1 नंबर दे देना चाहिए। B = 200 mm, यूनिट चेंज कीजिए। D = 30 सेंटीमीटर 300 mm। प्री स्ट्रेस बाई मीन्स ऑफ 15 वायर्स ऑफ 5 mm डाया और 3 वायर्स ऑफ 5 mm डाया। तो सबका डाया एक ही है, तो एरिया में एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 × π/4 × 5 स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, प्री स्ट्रेस केबल में कितना है, इनिशियल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। मतलब हमको प्री स्ट्रेस करना है तो हम लगाए अपना लोड लगाए, वायर के ऊपर में लगाए, तो वायर के ऊपर में जो स्ट्रेस आया वो गिवन है। अब जब भी क्वेश्चन में स्ट्रेस गिवन है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि P/A कैसे करेंगे, P कहाँ है, तो इनिशियल स्ट्रेस दे दिया है, तो कितने सारे वायर्स का एरिया मिला करके उतना स्ट्रेस आ रहा है, उतना ही mm² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ये B × D वाला मत करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव स्पैन बता दिया है, L = 6 मीटर। अब कुछ नहीं लिखा है, ये सब इफेक्टिव और क्लियर स्पैन सब यही होता है, 6 मीटर ही है आपका सिर्फ। ठीक है, लाइव लोड आपको दे दिया है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से समझ में आ गया ना कि जब लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर में है तो डेड लोड को भी तो किलो न्यूटन पर मीटर में रखना पड़ेगा, तभी तो लाइक टर्म्स ऐड होंगे, तभी तो टोटल लोड मिलेगा आपको, डेड लोड प्लस लाइव लोड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किसी भी किताब में आप कुछ भी देखते हैं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है P/A और P × E × Y/I, और दूसरा आपको दिया हुआ है डेड लोड के लिए आपको मोमेंट बता दिया है
और आपको मोमेंट इंटू m बाई जेड, तो m इंटू वाई बाई आई ऐसे दिया है। अब फिर उसके बाद एक और टर्म दिया है लाइव लोड के लिए कि लाइव लोड इंटू वाई बाई आई। अब 2 बार दिया है। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इन चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो क्या होगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस के चक्कर में रॉन्ग कर दीजिएगा। जब दोनों मेरे पास लोड ही है, दोनों का इफेक्ट आप निकालिएगा और ऐड कीजिएगा तो सेम चीज़ ही निकल के आएगा। चाहे तो आप m डेड लोड का निकालिए, मतलब डेड लोड मान लीजिए निकला आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर उसका आप निकालिएगा यूडीएल है, यहाँ कहीं लिखा हुआ था यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब है WL²/8 बेंडिंग मोमेंट होगा। उससे आप ये निकालिएगा इंटू वाई बाई आई कीजिएगा, फिर दूसरा वाला निकालिएगा m ड्यू टू लाइव लोड, फिर उसको भी y बाई आई कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा। ये टोटल बराबर आपको सिंपल m y बाई आई ही आएगा। क्यों? क्योंकि i बाई y तो कॉमन हो गया, मैथमेटिक्स लगा के देख लीजिए ना, y बाई आई को कॉमन ले लेंगे अगर हम इसमें y बाई आई, तो मेरे पास m dl प्लस m ll बचेगा। अब m dl प्लस m ll क्या है? टोटल लोड है, टोटल मोमेंट है। तो यहीं पे हम कहते हैं कि पहले ही लाइव लोड और यहीं पे डेड लोड कैलकुलेट कीजिए, दोनों को ऐड करके टोटल लोड निकाल लीजिए, और टोटल लोड का यूडीएल के लिए जो मोमेंट होता है WL²/8 यहीं करके मोमेंट निकाल लीजिए, और यहाँ सिर्फ डायरेक्टली m इंटू वाई बाई आई कर दीजिए। झूठ मूठ का उतना कहानी कीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। बाकी जो ये बात को समझ गए हैं वो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका डेड लोड कैसे निकलेगा? लाइव लोड तो दे दिया है, इतना समझ में आ गया डेड लोड का कि किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है। अब पर मीटर में निकालना है तो आपको स्पैन दिया है 6 मीटर, इसका मतलब है कि आप लेंथ वाला कैलकुलेशन मत कीजिए, आप गामा में डायरेक्टली आप अपना b और आप अपना d कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो था यूनिट वेट, उसमें मीटर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? पर मीटर, मतलब वो इसको 1 मीटर कंसिडर करके आपको यूडीएल बता देगा, वही हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। जब मोमेंट निकालिएगा तो WL² में ये मल्टीप्लाई कीजिएगा ही। तो हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा कोई पर मीटर वाला केस हो, क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गामा कितना है? 24 इंटू, अब b और d कितना है? b है आपका 0.2 इंटू 0.3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू निकालिए, ये जो भी वैल्यू आएगा भी कर लीजिएगा। टोटल लोड आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर ही लेते हैं। अब ये है 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.44 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ध्यान क्या देना है? वर्किंग स्ट्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। अगर पूछा फैक्टर्ड वर्ड को पढ़ना है तब फिर इसका मतलब है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टर्ड पूछेगा तो लोड फैक्टर्ड होगा, P/A में कोई फैक्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जितना लगाइएगा उतना ही रहेगा। जो लोड आते हैं इनके ऊपर में वो बदल जाते हैं, वो ज़्यादा चढ़ जाते हैं आपके घरों में, प्री स्ट्रेसिंग केवल ज़्यादा नहीं चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी अगर यहाँ पे वर्किंग लिखा है तो कोई 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। टोटल लोड आ गया आपका। अब मोमेंट निकालना है तो टोटल लोड को निकाल लीजिए, W 7.44 इंटू L² 6² डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 33.48 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। अब आपका टोटल मोमेंट आप निकाल लिए। अब क्वेश्चन में देखिए, हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या पूछा था? कैलकुलेट द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द मिड स्पैन। मिड स्पैन बोला है, इसका मतलब है कि आपको बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे बताइए, तो टॉप भी बताइए बॉटम भी बताइए। अब यहाँ पे हम दोनों डायग्राम बना देते हैं आपका। एक आपका यहाँ पे आएगा इफेक्ट, हम सिंगल लाइन में बना दे रहे हैं। एक आएगा इफेक्ट आपका जो बेंडिंग के वजह से आएगा, वो ऐसा आएगा। एक आपका आएगा इफेक्ट जो प्री स्ट्रेसिंग केबल के वजह से आएगा, वो ऐसा आएगा। ये दो अलग अलग चीज़ बनाए हैं। और एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस जो आएगा वो तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर ही आएगा। तो ये वाले को तो आप पॉजिटिव माने हैं। अब आपको पॉजिटिव सिर्फ उस चीज़ को मानना है जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको बीम में टेंशन से नुकसान होता है क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक है। आपको ये लोडिंग टेंशन दिया बॉटम में, ये प्रोफाइल बना, मतलब समझ में आ गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपको प्री स्ट्रेसिंग केबल जो इसेंट्रिक आप लगाए नीचे की तरफ, टोटल लगाए ऊपर नीचे दोनों, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट जो निकलेगा वो क्योंकि इधर ज़्यादा बार है तो इधर ही कहीं सीजी निकलेगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। इसका मतलब है कि बीम को ये ऊपर की तरफ बेंड करेगा। हम ये बनाए हैं आपका बेंडिंग प्रोफाइल, आपको समझाने के लिए, एग्जाम में मत बना दीजिएगा ये वाला। ये बेंडिंग प्रोफाइल ये भी है और ये भी है।
ये ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट है और ये ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स के एसेंट्रिसिटी की वजह से है। ये आपको फ़ायदा दे रहा है क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, ऊपर में टेंशन, नीचे में कॉम्प्रेशन दे रहा है। तो जब नीचे की बात करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, ऊपर की बात करेंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा। बेंडिंग वाला ऊपर में आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा था तो ऊपर के लिए प्लस, प्री स्ट्रेसिंग ऊपर में नेगेटिव दे रहा था तो ऊपर के लिए माइनस। अब आपको बस क्या करना है, पहले तो आप सबसे पहले वैल्यू सारा पुट कीजिए, अब फिर उसके बाद प्लस माइनस लगाइए, टॉप भी निकालिए बॉटम भी निकालिए। अब फिर दोनों में से जो मैक्सिमम वाला वैल्यू आता है वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस मतलब अल्टीमेटली आपको बोल रहा है कि एक्सट्रीम फाइबर टॉप और बॉटम दोनों में से कौन सा वाला मैक्सिमम है, बस वो वाला बता देना है। अब आपका जो निकालना है वो निकालना है हम लोगों को P/A का वैल्यू। अब आ जाइए डायरेक्ट स्ट्रेस में, P कितना निकाले हैं हम लोग, अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, यहीं पे गिवन कंडीशन में कर देते हैं। P = सिग्मा इंटू ए। अच्छा, हम लोग एरिया भी कैलकुलेट नहीं किए थे, ये आ जाएगा 354.6। अब ये क्या करना है, सिग्मा इंटू ए करना है तो 840 इंटू 354.6 ये न्यूटन में आएगा। डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं 3 × 10⁵ न्यूटन। अब किलोन्यूटन करना है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से हमको P पता चल गया। हमको क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है तो 3 × 10⁵ न्यूटन में ही रखते हैं। अभी एरिया हो गया मेरा 200/300, ये मेरा एक इफेक्ट दिया डायरेक्ट स्ट्रेस वाला। अब हमको जानना है इसेंट्रिसिटी के वजह से, तो P × E × Y/I। अब यहाँ पे हम y कैलकुलेट नहीं किए थे, हम पहले y कैलकुलेट कर लेते हैं। अब y कैलकुलेट करना है। अब y में हम आपको स्टोरी समझा ही चुके थे, हम डायरेक्टली अब कर देते हैं कि ये जो मेरा, ये हटा दीजिए अभी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरा 15 बार है और इसका एरिया जो है वो आपका 15 × π/4 × 5² करके निकलेगा। ये A1 और इसका Y1 कहाँ से लेंगे, कहीं से भी डिसाइड करते हैं, नीचे से ही रखते हैं हम लोग अपने एनालिसिस में। अब हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप चाहें तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली आपको मिलेगा उसका लोकेशन ही। ठीक है, अब हम नीचे को 0 मान रहे हैं, यहाँ से हम इसका डिस्टेंस कितना गिवन है 65, यहाँ से इसका डिस्टेंस ऊपर से 25 है तो 300 में से 25 घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 275। तो 65 और 275, ये Y1 और Y2 का वैल्यू तो हमको मिल गया। इसका एरिया 15 × π/4 × 5², इसका एरिया 3 × π/4 × 5²। अब हमको निकालना है y बार, तो y बार = A1 Y1 + A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 + A2। अब हमको सब चीज़ बताना पड़ेगा यहाँ पे कि हम ये वैल्यू कहाँ कहाँ से क्या क्या ले लिए। A1 जो है किसको मान रहे हैं, हम नीचे वाले को मान रहे हैं अगर, तो बताएंगे 15 × π/4 × 5²। A2 ऊपर वाले को मान रहे हैं तो 3 × π/4 × 5²। Y1, अब जब A1 नीचे वाले को माने हैं तो Y1 भी नीचे वाला है तो बॉटम से ही लेके चल रहे हैं तो 65 mm। Y2 को ऊपर से 25 दिया है तो नीचे से कितना हो गया 275 mm। ये सारी चीज़ें बता दिए। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे y बार का वैल्यू निकाल देते हैं। तो y बार = अब ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 294.52 mm², ये हो जाएगा 58.9 mm²। अब आप A1 Y1 + A2 Y2 बाई A1 + A2 कीजिए, ये सारे से आपको y बार जो है अगर अच्छे कैलकुलेटर से एक्यूरेटली कीजिएगा तो 100 आएगा और अगर रफली कीजिएगा तो 99.99 समथिंग आएगा। अल्टीमेटली बात वही है 100। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल लीजिए। आपको पता है कि नीचे 15 बार है इंटू डिस्टेंस 65 है, ऊपर आपको पता है कि 3 बार है, डिस्टेंस नीचे से ही लीजिएगा तो 275 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 × 65 प्लस 3 × 275, मतलब आप एरिया नहीं करके आप नंबर ऑफ बार से भी कर सकते हैं। आपको जैसे मर्जी वेटेड एवरेज निकालना हो आप अल्टीमेटली निकालिए, वही 15 + 3 18 हो जाएगा। सबको कीजिएगा तो आपको y बार जो है वो निकल के कितना आ जाएगा, वो 100 mm ही आ जाएगा। मेन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको टोटल इस जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है उसका इफेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, अब आपका मेरे हिसाब से सारा कैलकुलेशन जो है वो आप निकाल चुके हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं डायरेक्टली अपने सारे वैल्यूज़ को पुट करने में। अब आपको क्या पूछ रहा है, वर्किंग स्ट्रेस पूछ रहा है एक्सट्रीम फाइबर्स में। अब उसके आगे ये वर्ड देख करके ना, अब आपको अगर लगता है कन्फ्यूज़न कि आधा इसको निकालना आधा इसको निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्टली बस क्या करना है कि
डेड लोड लाइव लोड निकल गया, उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, इसेंट्रिक स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस निकाल करके डायग्राम बना देना है स्ट्रेस का, और बता देना है एक लाइन में कि मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस आपको कितना मिला इफेक्टिवली। तो सबको प्लस माइनस करेंगे, बाद में करेंगे, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। ये कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। सेकेंड में हम लोग करेंगे P इंटू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। ये हो जाएगा हम लोगों का, P हो गया, कुछ निकाले थे 3 इंटू 10⁵ न्यूटन, 3 इंटू 10⁵ इंटू इसेंट्रिसिटी। अच्छा, अब वाई बार जब निकाले तो अब सारे का वाई बार कितना निकला, बॉटम से निकला 100। अब यहाँ क्या है, टोटल 300 है। इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस जो है, अगर हम यहाँ से मार्क कर दें तो ये वाला कितना है, 150। अब ये फाइनल डायग्राम हम बना रहे हैं जो आप कैलकुलेट करके निकाले हैं, और आप क्या निकाले, बॉटम से इसेंट्रिसिटी आप निकाले, वाइट वाले बना देते हैं, आप निकाले यहाँ पे, नीचे से 150 है ये एक्सिस, नीचे से 100 पे आप निकाले। तो जब 100 पे आप निकाले, यहाँ पे अगर हम इसको दिखा दें इस तरह से कि आप इस जगह पे निकाले, नीचे से इसका डिस्टेंस कितना है, 100, और ये सेंटर तक का डिस्टेंस नीचे से था 150। तो इसेंट्रिसिटी बराबर कितना निकला, इसको न्यूट्रल एक्सिस बना दें तो इसेंट्रिसिटी बराबर 50 mm। इस चीज़ को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। देयरफॉर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 150, जो टोटल नीचे से डिस्टेंस था सेंटर का, माइनस वाई बार जो आप निकाले 100 इज इक्वल टू 50 mm। ई हो गया 50, वाई बार हो गया 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये हम ही गलती कर दी, हम आपको क्या बोलेंगे, ये वाई, ये जो हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस तो हम निकाल रहे हैं एक्सट्रीम फाइबर वाला ना। तो एक्सट्रीम फाइबर में मान लीजिए अभी हम निकाल रहे हैं टॉप का, ये पी वाई ये तो पूरा हो गया ना, ये मान लीजिए टॉप का निकाल रहे हैं। तो टॉप का निकाल रहे हैं तो P इंटू ई इंटू वाई निकालना होगा, और वाई कौन सा होगा, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से आपके सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये वाई टी हो जाएगा। जल्दी जल्दी में करने से यही होता है कि हम ही गलत बता दिए थे अभी। और उसके बाद ये वाला हो जाएगा वाई बी हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में तो वाई टी और वाई बी क्या है, बराबर है, दोनों आपका 150, ये भी 150, ये भी 150 है, तो यहाँ पे वाई ही रखना है। तो ये आ गया आपका 150। वाई बार का यूज़ कहाँ पे आ गया, सिर्फ इसेंट्रिसिटी निकालने के काम में आ गया। आई हो जाएगा बी डी क्यूब, बी है 200, डी है 300 का क्यूब इंटू 12। इसको भी सॉल्व कीजिए। जब आप बॉटम का निकालिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू वाई बॉटम, ये हो जाएगा वाई टॉप डिवाइडेड बाई आई। फिर सेम वही चीज़ हो जाएगा, सारे वैल्यू सेम ही आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बराबर वैल्यूज आ जाएगा। P हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ इंटू 50 इंटू वाई बी भी हो जाएगा 150, और आई भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब है सेम वैल्यू ये भी आ जाएगा, इंटू 12 इज इक्वल टू, ये हो गया। अब ये P बाई ए, पी ई बाई वाई निकाल लिए। अब निकालिए M बाई जेड। अब M बाई जेड निकालने के लिए बोले थे कि Z मत लीजिए, हमेशा लीजिए M इंटू वाई बाई आई। अब क्या करना है, फिर से ये टॉप के लिए भी निकालिएगा, ये बॉटम के लिए भी निकालिएगा, सेम ही आ जाएगा, टॉप एंड बॉटम कोई भी ले लीजिए। तो आपका अब क्या हो जाएगा कि M हो गया है टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट हम लोग निकाले थे 33.48। हम बुक की तरफ से डेड लोड लाइव लोड अलग अलग नहीं किया, हम एक साथ कर दिए। 33.48 इंटू 10⁻6 इंटू वाई का डिस्टेंस है, हम लोग टॉप पे निकाल रहे हैं 150 रहेगा, बॉटम पे भी सेम रहेगा। आई का वैल्यू है 200 इंटू 300 क्यूब इंटू 12, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा बॉटम का भी सेम आ जाएगा, ये वाई बॉटम, ये टॉप कर दीजिए वाई, और ये M इंटू वाई बॉटम बाई आई, ये भी सेम वैल्यू लिख दीजिएगा। यहाँ वाला भी नहीं निकालें, सब अभी लिख देते हैं वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम ही वैल्यू होगा, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यही सेम भी हो जाएगा 11.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
आप चाहें तो आप टॉप बॉटम करके मत निकालिए, आप सिंपल सिंपल वैल्यू निकाल दीजिए, टॉप और बॉटम के लिए प्लस और माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ टॉप और बॉटम का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए आप एक स्टेप भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ आई सेक्शन वगैरह हो जाता तो फिर टॉप और बॉटम अलग अलग निकालना चाहिए, इसलिए हम इसको अलग अलग निकालें, भले वो सेम वैल्यू आया, वो आपकी किस्मत। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है एक लाइन में कि टोटल स्ट्रेस बताइए वर्किंग, तो आपको अब क्या करना है, स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर। अब बॉटम फाइबर में जैसे ही आप लिखे, आपका प्लस माइनस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। P/A तो सदाबहार प्लस रहेगा। बॉटम में लोडिंग की वजह से हमको दिक्कत होने वाला है, टेंशन होने वाला है, तो M/Y/I रहेगा। टॉप में और बॉटम में ही हमको प्री स्ट्रेस की वजह से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो नीचे कंप्रेशन कर देगा, तो P/E/Y/I रहेगा। अब बॉटम निकाल रहे हैं तो ये YB, ये भी YB। अब इस सारे का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सबको प्लस माइनस यहीं पे कर देते हैं। अभी P/A का वैल्यू 5 था तो +5। अब उसके बाद यहाँ पे MYB/I का वैल्यू माइनस में आएगा 11.16 न्यूटन पर mm, क्यों लिख रहे हैं न्यूटन पर mm², ठीक है 11.16। और P/E/YB का वैल्यू भी 5 था, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस आपका 5, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, -1.16 न्यूटन पर mm²। ये माइनस क्या बताया आपको, कि आपके बीम में बॉटम में टेंशन आ गया, जो हम आपको बोले थे कि अवॉइड करना है बॉटम में। अब क्योंकि न्यूमेरिकल वैसा था तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आ गया टेंशन। एक्चुअल में जब आप बीम बनाने जाइएगा तो नीचे में टेंशन नहीं आ सकता है, क्योंकि नीचे में टेंशन आया भले ही 1 न्यूटन पर mm² है, 5 या 10 साल बाद उसमें क्रैक आएगा, वो बीम डिफ्लेक्ट करेगा, वो बीम टूटेगा। प्री स्ट्रेस में यही नहीं होना है। फिलहाल अभी आपका माइनस आया है, आपके न्यूमेरिकल में यही आंसर करेक्ट हो गया। अब आपको निकालना है स्ट्रेस एट टॉप फाइबर्स। अब टॉप फाइबर में निकालेंगे तो टॉप फाइबर के लिए भी आपको पता है कि सेम वही P/A। अब मोमेंट आपका क्या करेगा, वहाँ पे कंप्रेशन करवाएगा तो फ़ायदा होगा आपको। अब MYT/I हो जाएगा। अब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स वहाँ पे क्या कराएगा, टेंशन कराएगा, तो P/E/YT/I हो जाएगा। अब ये सारे का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11.16 और ये -5, तो टोटल कितना आ जाएगा, प्लस में 11.16 न्यूटन पर mm²। तो टॉप में तो आपका प्लस आया, मतलब कंप्रेशन आया, टॉप का दिक्कत नहीं है। अब बॉटम में आपका टेंशन आ गया, लेकिन फिलहाल अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम, क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस, एक लाइन का आंसर है, देयरफॉर मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस इन बीम इज इक्वल टू 11.16 न्यूटन पर mm²। अब ब्रैकेट में बता दीजिए कि कंप्रेशन, ताकि उसको पता चले कि नीचे और ऊपर में से कौन सा ज़्यादा आया, तो कंप्रेशन आया है। ये है आपका फाइनल आंसर। इसी के लिए आप इतना परेशान हैं कि सॉल्व नहीं हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट में अलग अलग दे दिया है, डेड लोड, लाइव लोड, कोई बात नहीं, एक बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए। रेनफोर्समेंट जो है केबल वो ऊपर नीचे करके दे दिया है, कोई बात नहीं, उसका एक सिंगल इफेक्ट निकाल लीजिए। इस आपका वाई बार का काम कहाँ पे आएगा, इसेंट्रिसिटी पता करने के काम में आ जाएगा कि मेरा ये कितना इसेंट्रिक है, कहीं ऊपर से इसेंट्रिसिटी निकलेगा तो P/E/Y/I कर पाइएगा। उसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ हो रहा था, एक हो रहा था आपका कि आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि y का वैल्यू कौन सा लेना है। तो y का वैल्यू हमेशा देखिए, अभी हम P/E/Y टॉप और y बॉटम किए, हमेशा याद रखिए जो हम आपको यहाँ समझा रहे थे कि ये y को केबल के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। केबल का लोकेशन आपको निकालिए, वहाँ जो वैल्यू निकला उससे आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। ठीक है, y का मतलब है यहाँ पूछ रहा है तो येलो वाले लाइन से यहाँ तक का, यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का। लॉस का न्यूमेरिकल कीजिएगा जब एग्जाम में, तो वो आपको इस वाले लेवल पे पूछेगा, तो इस वाले का यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो ये उस समय E= आपके P के बराबर E=Y के बराबर आएगा, वो लॉसेज वाले में। ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इससे भी ज़्यादा अब अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ दीजिए, अब फिलहाल एग्ज़ाम देने जाइए। ये जितना चीज़ आप पढ़े हैं उस पर बिलीव रखिए। क्वेश्चंस में और का कॉन्सेप्ट भी है, तो हो सकता है कि आपका लक अच्छा रहे, जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है उसके और में दूसरा वाला न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि हम जो ये 2 न्यूमेरिकल किए हैं इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर लिए हैं। एक चीज़ और साथ साथ सुन लीजिए, एक न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको पूछ दे कि मैक्सिमम W बताइए। तो मैक्सिमम W अगर पूछ दिया कि कितना लोड हम दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि WL²/8 अगर आप करेंगे तो आपको मोमेंट निकल करके आएगा। आपको मोमेंट भी नहीं पता है, वो वही वाला न्यूमेरिकल होगा जो अभी हम ये पहला वाला किया था ना, जिसमें हमको m का वैल्यू नहीं पता था तो हम m निकाल लिए। वो न्यूमेरिकल जिसमें आपको लोड पूछता है कि मैक्सिमम लोड जिसके वजह से स्ट्रेस 0 होता है, तो आप पहले मोमेंट निकालिए जिसकी वजह से स्ट्रेस 0 हो रहा है, टॉप हो या बॉटम में, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में देगा, और फिर इस मोमेंट को इक्वेट कर दीजिए WL²/8 से। अब L भी क्वेश्चन में गिवन होगा, M आप निकाल चुके हैं, L गिवन होगा, तो इससे आपका W निकल करके आ जाएगा। ध्यान रखिएगा फैक्टर्ड पूछा है कि वर्किंग पूछा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आरसीसी वाला, 1.5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बस इतने से चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि इतना में आपका काम जो है वो हो जाना चाहिए। लॉसेस के 4 न्यूमेरिकल, इसके एनालिसिस के 2 न्यूमेरिकल, 6 में से आपके न्यूमेरिकल्स आ जाने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर फ्रिक्शन वाला आया हुआ है न्यूमेरिकल। आप मान के चलिए कि इस साल फ्रिक्शन के आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम ये ऊपर नीचे वाला पूछ लिया है, इस बार हो सकता है कि वो W लोड वाला चीज़ पूछ ले, या फिर आपको ये वाला पूछ ले जो सिंपल हम आपका भी फर्स्ट में न्यूमेरिकल किए हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, बस इन चीज़ों को 2 न्यूमेरिकल को रिवाइज़ कीजिए। कोई डाउट होता है तो फिर आपको पता है कि कैसे हमको कांटेक्ट करना है, आप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख दीजिए, हम इंस्टेंटेनियसली जब भी उसको देखेंगे हम रिप्लाई कर देंगे। तो आई होप आपको आज ये सारी चीज़ें जो हम आपको डिस्कस की हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।